नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के कौन से ऐसे भाग हैं या अनुसूचियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, भाग तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं और जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट पार्ट मतलब भाग। संविधान को भागों में बांटा गया है। संविधान जो हमारा बहुत बड़ा दस्तावेज है, उसको भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 में बोला गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब संघ मतलब मैंने आपको इसलिए इस चीज़ की ये टॉपिक जो है ये मैंने कवर कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए कि संघ मतलब ये होता है कि पूरा भारत जो है एक संघ में बटा हुआ है, कि राज्य और जो केंद्र सरकारें हैं वो आपस में जो है एक समझौते का कारण नहीं है। वो समझौता नहीं है कि ठीक है हम लोग सब मिलके जो है एक एक देश बना लेते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पार्ट 1 में दे रखी है। पार्ट 2 में जो है वो नागरिकता को जो है रखा गया है। जो सिटीजनशिप होती है वो नागरिकता को रखा गया है। नागरिकता से रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो जो है आगे अपलोड करूँगा। फिर है पार्ट 3 मौलिक अधिकार। पार्ट 3 में जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हैं ये आपके उसमें डाल रखे हैं। फिर पार्ट 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि संविधान ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं राज्यों को कि आप व्यक्ति के और समाज के कल्याण के लिए आप ये चीज़ें जो हैं फॉलो कर सकते हैं। फिर है पार्ट 4 ए में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई आप भारत के सिटीजन हैं तो आपको ये चीज़ें ड्यूटी भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिर है पार्ट 5 में बोला गया है संघ सरकार। मतलब जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, उसके क्या काम होते हैं, क्या करती है वो, क्या पावर्स होती हैं, सब चीज़ें जो हैं पार्ट 5 में बताई गई हैं। फिर है पार्ट 6 में है राज्य सरकार, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या उनके पास पावर्स होती हैं, कैसे वो केंद्र सरकार से कम पावर है या उनके पास, या फिर किन किन चीज़ों में उनके पास पावर कम है। ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट 6 में बताई गई हैं। फिर है पार्ट 8। पार्ट 7 जो है उसको हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो पार्ट 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं, कैसे ये जो है केंद्र के अंडर में होती हैं, राज्यों का इन पर कोई आपका इनके ऊपर होल्ड अप नहीं होता, कोई पावर नहीं होती राज्य की कि यूनियन टेरिटरी में कुछ भी दखल दे सकें। पूरी की पूरी शक्ति जो है वो संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र की होती है। राष्ट्रपति ही उसका जो है वो वहाँ के लिए काम, जो भी कुछ कानून वगैरह जो भी कुछ बनाता है, तो वो संघ राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 8 में आते हैं। फिर पार्ट 9 में है पंचायतें। पंचायत क्या होती हैं, पंचायत किस अमेंडमेंट से बनाई गई। जब पंचायत का मैं जो है टॉपिक कवर कराऊंगा तो मैं उसमें ही पंचायत सब कराऊंगा। दोस्तों आप लगातार तैयारी करते रहिए, यूपीएसआई में भी आप पढ़ते रहिए और आपका जो है जेल वार्डन उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए। संविधान एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर है पार्ट 9 ए में नगर पालिकाएँ बताई गई हैं। जैसे पार्ट 9 में बताया गया पंचायतें और पार्ट 9 ए में बताया गया नगर पालिकाएँ। फिर पार्ट 9 बी में जो दोस्तों सहकारी समितियां बताई गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, वो क्या नहीं है। पहले क्या होता, पहले क्या था कि पहले ये संवैधानिक संस्था नहीं, संविधान में इसका से उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में इसको जो है इसमें ये उल्लेख जोड़ दिया गया। पार्ट 11 में जो है वो बताया गया कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे। भाई जब राज्य और केंद्र है उसके संबंध किस तरीके से होने चाहिए, क्या वित्तीय संबंध कैसे हैं, फाइनेंशियल संबंध कैसे हैं, एग्जीक्यूटिव संबंध कैसे हैं, कार्यकारी संबंध कैसे हैं, ठीक है ना, और विधायी संबंध कैसे हैं, कि आपका जो लेजिस्लेटिव जो संबंध होते हैं वो किस तरीके से हैं। और तो ये पार्ट 11 में बताया गया है। फिर है पार्ट 14 में बताया गया कि संघ और राज्य से लोक सेवा आयोग, मतलब जो राज्य और संघ में जो ए ग्रेड और बी ग्रेड की सर्विसेज होती हैं और प्लस उनको करवाने वाले संस्थान, मतलब लोक सेवा आयोगों के बारे में जो है पार्ट 14 में बताया गया है। दोस्तों ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये सब। तो पार्ट 14 में दे रखा है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। फिर पार्ट 15 में दे रखा है निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कैसे इलेक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्वाचन पार्ट 15 में बताई गई हैं। फिर है पार्ट 17 में राजभाषा बताई गई है कि राजभाषा कितनी, या पूरा का पूरा भाषा से संबंधित जो भी है, 22 भाषाएं हैं, राजभाषा क्या है,
कैसे ये देश में राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, ये उसके सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा यूज़ होती है, हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज़ होती है, सारी चीज़ें जो हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जी भी डाल सकते हो, वो इंग्लिश में ही डाल सकते हो, उसके अलावा किसी लैंग्वेज में नहीं डाल सकते। अदरवाइज अगर आप किसी लैंग्वेज में डालते हो तो आपकी सही रिट भी खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं होगी। ये देखिए बहुत ही डिफरेंट एक पॉइंट है। अब इसको जो है संवैधानिक संशोधन से ही बदला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी अन्य लैंग्वेज को भी अनुमति देना। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही आपका जो है चर्चा होती है। फिर है आपातकाल। आपका जो इमरजेंसी प्रोविज़न है 352, 352, 356, 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी है, 356 में जो है वो आपका प्रेसिडेंट रूल है, किसी स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, और 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक नहीं लगी है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है, तो आर्टिकल 360 में है। जब मैं चैप्टर कराऊंगा तब आप उसमें मैं सब कवर करा दूंगा। फिर है पार्ट 20 में संविधान का संशोधन। भाई सीधी सी बात है कि अपने संविधान को एक प्रासंगिक बनाने के लिए, रेलिवेंस बनाने के लिए, कि भाई वो आने वाले 200 साल तक भी रिलेवेंट रहे, तो समय अनुसार जो है उसमें संशोधन भी होना चाहिए। तो वो संशोधन की पावर किस में होती है, वो होती है आर्टिकल 368, जो कि पार्ट 20 में है। भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि शेड्यूल कौन से हैं, अनुसूचियां। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे शेड्यूल से। तो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र, मतलब राज्य क्या है, क्या नाम है उनके, क्या क्षेत्र है उनके, उसमें केंद्र, राज्य और वो आपके संघ राज्य क्षेत्र, ये सब कुछ आ जाता है इसमें शेड्यूल 1 में। फिर है सेकंड, विभिन्न पदों की सैलरी। विभिन्न पदों की सैलरी का मतलब ये होता है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज की सैलरी कितनी होगी, राष्ट्रपति की कितनी होगी, उपराष्ट्रपति की कितनी होगी, और आपका लोकसभा के अध्यक्ष की कितनी होगी, राज्यपाल की कितनी होगी। जो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनकी सैलरी के बारे में यहाँ चर्चा करी गई है। फिर है पार्ट थ्री में उनके पदों की शपथ के बारे में। अब इसको 2 और 3 में आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मैंने संवैधानिक पद 2 में बताए हैं वही संवैधानिक पद 3 में भी हैं। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले आप जो है वो सैलरी लेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। पहले भाई मेरे को सैलरी दे दो, उसके बाद ही मैं शपथ लूंगा, इस तरीके से आप याद रखिए। तो 2 में जो है सैलरी की चर्चा करी गई है और 3 में जो है शपथ की चर्चा करी गई है। फिर है शेड्यूल 4 में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में उसकी पॉपुलेशन के अनुसार और उसके क्षेत्रफल के अनुसार राज्यसभा में सीटें बांटी गई हैं। कि भाई उत्तर प्रदेश है तो सबसे ज़्यादा 40 सीटें, और बाकी उत्तराखंड है तो वहाँ से 2 या 4 सीटें, इस तरीके से जो है बांटी गई हैं। तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये शेड्यूल 4 में दिया गया है। फिर शेड्यूल 5 में कहता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुछ कुछ क्षेत्रों में, कुछ कुछ राज्यों में जो है अनुसूचित शेड्यूल और ट्राइब्स एरिया बनाए गए हैं। ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो लोग जो हैं आज भी सीधे तरीके से समाज में नहीं घुल पाए हैं और आज भी वो जो है उसी कल्चर में रहना चाहते हैं। इसलिए सरकार क्या करती है, किसी राज्य में कोई पार्ट को जो है वो शेड्यूल एरिया घोषित कर सकती है। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। जब मैं आगे कराऊंगा तब इसमें डिटेल में बताऊंगा मैं। वैसे ये जेल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। मतलब देखिए इन शेड्यूल 5 में जो है ये वाले क्षेत्र नहीं दे रखे हैं। असम नहीं दे रखा, मेघालय नहीं दे रखा, त्रिपुरा नहीं दे रखा, मिजोरम नहीं दे रखा। लेकिन शेड्यूल 6 में क्या है, वो ये कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, वहाँ पर जो ट्राइब्स एरिया हैं उनका प्रशासन जो है सिर्फ इन 4 राज्यों का, ठीक है, सिर्फ इन 4 राज्यों का जो प्रशासन है वो शेड्यूल 6 में दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर है शेड्यूल 7 में क्या दे रखा है भाई, देखिए इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में कानून भी बनते हैं, कानून राज्य भी बनाते हैं, केंद्र भी बनाता है, ठीक है, और दोनों भी बनाते हैं। तो सूचियां जो होती हैं, सूचियां मतलब ऐसे विषय जिन पर कानून बनते हैं, वो 3 भागों में बांटी गई हैं। वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये जो सूचियां हैं ये शेड्यूल 7 में दी गई हैं। फिर शेड्यूल 8 में जो है संविधान में भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। जैसे शुरुआत में कितनी थी, 14 कितनी थी, उसके बाद कैसे जोड़ी गई, कौन कौन सी नई भाषाएं हैं, कौन कौन सी विदेशी भाषाएं हैं। शेड्यूल 8 में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि अनुसूची 8 में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो याद रखिए इंग्लिश भाषा जो है वो अनुसूची 8 में नहीं है। फिर आपका शेड्यूल 9,
इस अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाता है तो वह न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो जाता है। देखिए क्या होता है कि इसका मैं थोड़ा आपको बताऊं। शुरुआत में जब हमारे कुछ क्या हुआ था कि जब जमींदारी प्रथा को हम लोग खत्म कर रहे थे, तो उस समय क्या होता था कि कानून जो है वो शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता था। ऐसा समझ लीजिए कि अगर शेड्यूल 9 में कोई कानून डाल दिया तो उस हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास उसको रिव्यू करने की शक्ति खत्म हो जाती थी। जैसे आपका तमिलनाडु में जो है वो 60% से ऊपर का जो है आरक्षण है, ठीक है, जबकि संविधानिक के अनुसार जो है 50% ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शेड्यूल 9 में डाल दिया गया था। बट 1975 के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ऐसे तो सरकार कुछ भी मनमानी तरीके से शेड्यूल 9 में डाल देगी और फिर हमारे पास पावर खत्म हो जाएगी। हम लोग संवैधानिक रूप से, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1975 के बाद से कोई भी अगर कुछ भी बनेगा शेड्यूल 9 में भी जाए, अगर वो जाएगा तब भी उसको रिव्यू करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर ये 10th शेड्यूल में दल बदल कानून सीधा आ जाता है कि दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस शेड्यूल में दे रखा है, तो शेड्यूल 10 में जो है दल बदल कानून दिया गया है। शेड्यूल 11 में पंचायत दी गई है, और शेड्यूल 12 जैसे पंचायत मैंने बोला था पार्ट 9 में पंचायत है, और शेड्यूल 12 में जो है नगर पालिका, तो पार्ट 9B में जो है वो आपका नगर पालिकाएं हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे से करते रहिए। जीएस से संबंधित जो है पूरा आपका जो सिलेबस है वो पूरा करवा दिया जाएगा। रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी शुरू होने वाली हैं, सेलेक्टेड आपको टॉपिक कराए जाएंगे। आपका सिलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू।